हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ का लेक्चर 16, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, अर्थात थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं या फिर क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हैं जो विद्युत धारा से कार्य करते हैं, और कुछ समय कार्य करने के पश्चात हम इन उपकरणों के चारों तरफ ऊष्मा को महसूस कर सकते हैं। उदाहरणतः इस्त्री, विद्युत बल्ब आदि। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे अपने दैनिक जीवन अर्थात अपने घरों में ही देख सकते हैं कि जैसे क्या बल्ब को क्या करते हैं, हम लोग ऑन करते हैं तो उसके में क्या होता है, जो ऊष्मा होता है क्या होता है वह हमको महसूस होता है। तो इसी को बता रहा है कि हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हैं जो विद्युत ऊर्जा से कार्य करते हैं, और कुछ समय कार्य करने के पश्चात हम इन उपकरणों के चारों तरफ ऊष्मा का महसूस करते हैं। उदाहरण जैसे कि इस्त्री हो गया, इस्त्री करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, ऊष्मा को हम लोग महसूस कर सकते हैं, विद्युत बल्ब इत्यादि। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब कुछ विद्युत ऊर्जा की हानि होती है। ओके, तो यदि स्वाभाविक सी बात है, यदि किसी भी चालक में क्या है, यदि विद्युत धारा का प्रवाहित हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऊर्जा को क्या होता है, हानि होगा ही। जैसे कि हम ऊर्जा संरक्षण के नियम से जानते हैं कि ऊर्जा न उत्पन्न हो सकती है न ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या फिर रूपांतरित किया जा सकता है। इसलिए विद्युत ऊर्जा की हानि ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार जो विद्युत ऊर्जा होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, वो किसमें एनर्जी हो जाता है, अर्थात किसमें खपत होता है, वह ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। विद्युत के इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो इसमें याद रखिए कि जिस प्रकार हम ऊर्जा संरक्षण के नियम से जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार विद्युत ऊर्जा की हानि या इसलिए विद्युत ऊर्जा की हानि ऊष्मीय ऊर्जा में क्या हो जाता है, वह रूपांतरित हो जाता है। विद्युत के इस प्रभाव को ही हम विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। ओके, तो आप लोग इसमें ऊष्मीय या तापीय में कंफ्यूज मत होना कि दोनों अलग अलग है, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही है। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। परिपथ को गर्म होना विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव है। ओके, तो परिपथ का जो गर्म होना किसके दर्शाता है, वह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को ही प्रदर्शित करता है। जूल का तापन नियम। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या है, जूल का तापन नियम के बारे में समझ लेते हैं कि जूल का तापन नियम क्या होता है। इसके पश्चात इसके बारे में हम लोग जानेंगे। किसी विद्युत चालक के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने की दर या अर्थात ऊष्मीय शक्ति उस चालक के प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या है, एक विद्युत चालक है। ओके, ये क्या है, एक विद्युत चालक है। तो किसी विद्युत चालक के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने की दर होता है वह उस चालक की प्रतिरोध अर्थात आर एवं उसमें प्रवाहित धारा आई कि क्या होता है, कि वर्ग के गुणनफल के समानुपाती है। तो चलिए इसको इक्वेशन के अनुसार समझते हैं। जैसे कि हम लोग जो हीट होता है अर्थात जो ऊष्मा होता है, या उसको किसके प्रदर्शित किया जाता है, तो वह एच से प्रदर्शित किया जाता है। वह किसके समानुपाती होता है, तो इसमें बताया गया है कि आई स्क्वायर से अर्थात विद्युत धारा की गुणनफल की एवं आर से तथा समय की दर अर्थात टी। अर्थात हम इससे समझ सकते हैं कि किसी विद्युत चालक के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने की जो दर होता है वह उस चालक के प्रतिरोध आर एवं उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। माना कि आर प्रतिरोध के एक प्रतिरोधक में आई धारा टी सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तथा प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर भी आरोपित किया गया है। ओके, तो चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है चित्र 9 जूल का तापन नियम। तो यहाँ पर क्या है, आर प्रतिरोधक, एक आर प्रतिरोधक है कि एक प्रतिरोधक में क्या किया जाता है, आई धारा टी सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ पर आई धारा क्या किया जाता है, टी सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है।
तथा प्रतिरोधक की सिरों के विभवांतर भी आरोपित किए गए थे। इस प्रतिरोध के मध्य क्या किया गया है, वी क्या है, आरोपित किया गया है। क्या है ये, विभवांतर है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तब टी सेकंड में तार में बहने वाला आवेश इक्वल धारा गुणा समय। ओके, तो हमको पता है कि आवेश क्या होता है, धारा गुणा समय, अर्थात क्यू इक्वल क्या होता है, धारा अर्थात आई और समय इक्वल टी होता है। तो इस प्रकार से लिखा गया है, टी सेकंड में तार में बहने वाला आवेश होगा वह धारा गुणा समय, अर्थात या क्यू इक्वल आई टी। ओके, यहाँ पर लिखा गया समीकरण नंबर पहला। विभवांतर की परिभाषा से टी समय में क्यू आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू इक्वल क्यू वी। ओके, तो विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है कि जो टी समय में क्यू आवेश को, जो क्यू आवेश है उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वह डब्ल्यू इक्वल क्यू वी होगा। तो समीकरण एक से, ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर डब्ल्यू किसको प्रदर्शित करता है, तो डब्ल्यू किसको प्रदर्शित करता है, वह कार्य को प्रदर्शित करता है, क्यू आवेश को प्रदर्शित करता है और वी विभवांतर को प्रदर्शित करता है। तो समीकरण एक से हम लोग जानते हैं कि क्यू इक्वल क्या होता है, आई टी, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। तो हम लिख सकते हैं कि तब डब्ल्यू इक्वल वी आई टी, समीकरण नंबर 2। ओके, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं तो मिलता है हमको डब्ल्यू इक्वल क्यू, आई मीन डब्ल्यू इक्वल वी आई टी। ओके, प्रतिरोधक आर में आवेश क्यू को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में किए गए कार्य प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, अर्थात हीट के रूप में प्रकट होता है। तब समीकरण 2 में डब्ल्यू के स्थान पर एच लिखने पर एच क्यों लिखा गया, ताकि क्योंकि जो प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा के रूप में क्या होता है वह प्रकट होता है, अर्थात हीट के रूप में क्या होता है वह उत्पन्न होता है। एच किसको प्रदर्शित करता है, हीट अर्थात ऊष्मा को प्रदर्शित करता है। तो एच इक्वल क्या होगा, समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं वी आई टी, समीकरण नंबर 3। प्रतिरोधक में टी समय में विद्युत धारा आई द्वारा उत्पन्न ऊष्मा एच इक्वल आर स्क्वायर टी, ओम की नियम वी इक्वल आर से इसे जूल का तापन नियम कहता है। ओके, तो इसी को क्या कहता है, जूल का तापन नियम कहता है। अर्थात यहाँ पर किस प्रकार से लिखा गया, जैसे कि हमको जानते हैं कि समीकरण नंबर 3 से एच इक्वल वी आई टी होता है और वी का वैल्यू कितना होता है, जैसे कि हम लोग पता है ओम के नियम के अनुसार वी का क्या होता है, आई आर, यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है। तो चलिए इसको वैल्यू को पुट करते हैं, एच इक्वल क्या होगा, वी का वैल्यू लिखते तो आई आर होगा और बचा क्या, आई और टी। तो आई आपस में गुणा करके क्या बनेगा, आई स्क्वायर। तो एच इक्वल क्या होगा, आई स्क्वायर होगा और बचा क्या, आर और टी। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ लिखा गया एच इक्वल आई स्क्वायर आर टी। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। तो जूल का तापन नियम क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि किसी विद्युत चालक के अंदर उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने की जो दर होता है वह उस चालक के प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात एच समानुपाती आई स्क्वायर आर और टी। ओके, इस नियम के अनुसार पहला, प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा एच उसमें प्रवाहित धारा आई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात एच अनुक्रमानुपाती आई स्क्वायर। जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं एच अनुक्रमानुपाती किसके है, आई स्क्वायर के है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि जैसे कि मैंने इसकी परिभाषा में समानुपाती वर्ड का उपयोग किया है, तो जो समानुपाती और जो अनुक्रमानी होता है वो दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, ये क्या है, प्रोपोर्शनल के स्थान है जिसको समानुपाती या अनुक्रमानुपाती भी कहा जाता है। ओके, तो जैसे कि एच इक्वल आई स्क्वायर, प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा एच प्रतिरोध, और दूसरा है प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा एच प्रतिरोधक के प्रतिरोध आर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात एच अनुक्रमानुपाती आर, एच अनुक्रमानुपाती आर। तीसरा, प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा एच प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने के समय टी के अनुक्रमानुपाती होते हैं, अर्थात एच अनुक्रमानुपाती टी। तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एच इक्वल आई स्क्वायर आर टी, अर्थात एच किस पे डिपेंड करता है, आई स्क्वायर आर और टी, अर्थात ये तीनों के समानुपाती होता है, अर्थात समीकरण नंबर 4। ओके, तो बेसिकली आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जैसे कि आप लोगों को मैंने फार्मूला ही बताया है कि एच समानुपाती क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, अर्थात इसको प्रदर्शित करता है कि एच क्या है, यदि धारा का मान बढ़ेगा तो क्या है, एच अर्थात हीट का भी मान बढ़ेगा, उष्मा का मान भी बढ़ेगा, आर का अर्थात प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो एच उष्मा का भी मान बढ़ेगा, तथा टी का यदि मान बढ़ रहा है अर्थात समय का जो मान बढ़ रहा है तो एच का उष्मा का भी मान बढ़ेगा। तो ये क्या करता है, यह अनुक्रमानुपाती या समानुपाती के साइन को प्रदर्शित करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना कि थर्मल इफेक्ट
थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जाना कि जिस प्रकार ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसलिए विद्युत ऊर्जा की हानि उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। विद्युत के इस प्रभाव को ही हम विद्युत धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। ओके, इसके पश्चात हमने जूल का तापन नियम के बारे में जाना कि जूल का तापन नियम क्या होता है। तो किसी विद्युत चालक के अंदर उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने की दर उस चालक के प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।